नमस्कार। आप सभी का आज फाउंडेशन के इस पटल पर हार्दिक स्वागत है। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ईपीएफओ और ईएसआईसी इन दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इस पद के लिए साक्षात्कार लिया जाना है। इसके लिए पहले लिखित परीक्षा हुई थी और अब जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनका साक्षात्कार लिया जाना है। तो जिन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होना है उन लोगों के लिए अक्ष फाउंडेशन की तरफ से मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। और इसी क्रम में आज के सेशन में हमारे साथ मॉक इंटरव्यू के लिए जो शामिल होने वाली अभ्यर्थी हैं दीपिका राणा जी। तो आज दीपिका राणा जी का मॉक इंटरव्यू इस पटल के माध्यम से लिया जाएगा। जी दीपिका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते दीपिका जी, आप कंफर्टेबल हैं? जी सर। आपको मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? हाँ जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। दीपिका जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं हमें। जी सर। सर मेरा नाम दीपिका राणा है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। सर मैंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के ही स्कूल से पूरी की है। सर मेरा स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों ही हिंदी विषय से दिल्ली विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है। सर मैंने अपना पीजीडी भी इग्नू से पूरा किया है। आप अभी कहीं कार्यरत हैं दीपिका जी? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा। तो ये अनुवादक का पद है। क्या ऐसी जी। विशेषता आपको लगती है इस प्रोफेशन में, अनुवादक के प्रोफेशन में? क्या लगता है अनुवादक का प्रोफेशन जो है किस तरीके से किसी डिपार्टमेंट के लिए महत्व रखता है दीपिका जी? जी सर। सर अनुवादक का एक दायित्व यह होता है कि सर्वप्रथम उसे राजभाषा नीति का कार्यान्वयन करना, और सर दूसरा उसको हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना। सर यही दो उसके मुख्य दायित्व होते हैं। राजभाषा नीति आपने बताया, राजभाषा नीति का कार्यान्वयन करना, है ना? जी सर। क्या है ये राजभाषा नीति? मतलब अगर हम इसे अ, संक्षेप में समझना चाहें कि राजभाषा नीति का मतलब क्या है? जी सर, राजभाषा नीति सरकारी कार्यालयों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग के लिए यह नीति है। सर यही राजभाषा नीति है कि हिंदी का विकास और उसका प्रसार करना। क्यों जरूरी है हिंदी का विकास और प्रसार करना? कार्यालयों को तो काम होने से मतलब है। जी सर। सर जैसे कि जो हिंदी है वह हमारे भारत की राजभाषा है, तो सर ये दायित्व बनता है कि सरकारी कार्यालय में सभी कार्य हिंदी में किए जाएं। हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है। जी सर। और भाषाई और क्या स्थिति है, बाकी भाषाओं की क्या स्थिति है? अगर हमारे देश में आपने राजभाषा हिंदी को घोषित किया है तो अन्य भाषाओं की क्या स्थिति है? जी सर। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं हिंदी को मिलाकर। सर वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी का सब विकास हो ही रहा है। सर इसके साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी सरकार कार्यक्रम आयोजित करवाती है, तो जिसके अंतर्गत कार्यशालाएं भी होती है, प्रशिक्षण के माध्यम से भी अन्य भारतीय भाषाओं का विकास हो रहा है। तो जब राजभाषा हिंदी है तो फिर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम हो रहा है, मतलब काम किसी और भाषा में भी हो रहा है? सर कार्यालयों में तो कार्य केवल हिंदी और अंग्रेजी में ही हो रहा है। तो राजभाषा हिंदी है तो अंग्रेजी में कार्य कैसे हो रहे हैं? सर माफ कीजिए, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पा रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब राजभाषा हिंदी है तो कार्य अंग्रेजी में कैसे हो रहा है? सर क्योंकि राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत यह बताया गया कि कार्य कहीं ना कहीं अंग्रेजी में भी होगा। अच्छा, क्या है राजभाषा अधिनियम? सर राजभाषा अधिनियम 1969 में बना था, जिसके अंतर्गत 9 कब बना था? बिंदु हैं।
सर 1963। हिंदी में बताइए ना कब बना था। सर मैं अभी उसका सन याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, राजभाषा अधिनियम कब आया आप याद नहीं कर पा रही हैं, या 1963 का हिंदी नहीं याद कर पा रही हैं? नहीं सर, शायद मैं कंफ्यूज हो रही हूँ 69 और 63 में। 63 में है। 1963 में राजभाषा अधिनियम लाया। क्यों 1963 में जी राजभाषा सर। अधिनियम लाया गया था? क्या वजह है? सर क्योंकि राजभाषा आयोग 1955 में आया था। और सर माफ कीजिए, इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगी मैं अभी। अच्छा। अच्छा, ये मुझे बताइए दीपिका जी कि सरकारी कार्यालयों में अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मतलब क्या जरूरत है अनुवाद की? आप एक अनुवादक के पद पे जा रही हैं तो क्यों अनुवाद की आवश्यकता? सर क्योंकि कार्यालयों से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं उनको द्विभाषी होना जरूरी है, अंग्रेजी और हिंदी में। सर इसलिए एक अनुवादक की आवश्यकता होती है। नहीं, भी दस्तावेज सभी। सर मुख्यतः 14 दस्तावेज। और बाकी? सर बाकी जैसे अन्य कार्यालयों से पत्र आदि होता है, तो सर उसके अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी का कार्य होता है। कैसे डिसाइड होता है कि कैसे हिंदी और अंग्रेजी में पत्राचार होगा? सर वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत यह प्रतिशत बताया गया है कि पत्राचार का इतना प्रतिशत होगा नहीं, या वार्षिक कितने का। कार्यक्रम के अंतर्गत बताया गया, ये आपने पहले ही बताया, बट कौन तय करता है कहीं तो? मतलब कैसे तय हुआ कि कितना, कैसे पत्राचार होगा? तय करने का कोई मानदंड तो होगा। जी सर। कहीं कोई निर्देश तो सर ये बने। केंद्र सरकार हाँ। सर ये केंद्र सरकार के नियमों के अंतर्गत बताया गया है। अच्छा। नहीं, राजभाषा नियमों में इसके बारे में भी कुछ उल्लेख किया गया है? अ, सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, राजभाषा नियम 5 के अंतर्गत यह बताया गया है कि हिंदी में प्राप्त पत्र आदि के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे, उसके लिए राजभाषा नियम 5 है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो पत्राचार की बात आपने कही, तो पत्राचार से संबंधित जो निर्देश वार्षिक कार्यक्रम में जारी किए जाते हैं, तो उनके लिए जो जिस व्यवस्था से वो पत्राचार किए जाते हैं, वो व्यवस्था का उल्लेख कहीं ना कहीं तो होगा, जहां से जिस आधार पे आगे चल करके ये कार्यक्रम में जो प्रतिशत है वो निर्धारित किए जाते हैं, दीपिका जी। जी सर माफ कीजिए, परंतु अभी इसका उत्तर याद नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए कि अनुवाद में सरलीकरण, अगर जी हम सर। कहें अनुवाद में सरलीकरण, तो इससे क्या मतलब, क्या तात्पर्य है, क्या समझती हैं? अनुवाद में सरलीकरण अर्थात कि ऐसा अनुवाद करना, ऐसे शब्दों का चयन करना जिसे समझना और जानना आसान है, जिसे हम बेहद आसानी से समझ पाए। मैंने जैसे आप मैं आपको एक शब्द देता हूँ, डिजाइन। सुना है आपने डिजाइन? जी सर। हाँ डिजाइन जी सर। शब्द का अगर मैं कहूं कि आप एक सरलीकरण करते हुए अनुवाद करें, एक किसी वाक्य में, हिंदी वाक्य में उसे रखते हुए, तो कैसे करेंगे? क्या उसके लिए क्या अनुवाद करेंगे आप डिजाइन के? सर वैसे तो डिजाइन को हिंदी में भी डिजाइन लिखा जा सकता है और इज सर इट सो? प्रयोग भी होता है सर, पर आपने देखा है हिंदी में डिजाइन लिखते हुए? सर इसके साथ साथ हम हिंदी में इसको इसका शब्द रूप भी नहीं, आप मुझे ये लिख सकते बताएं जो हैं। कि हिंदी में जिस तरह से हम डॉक्टर लिखते हैं, क्या उसी प्रकार से हम हिंदी में डिजाइन भी लिखते हैं? जी सर, ये मैंने देखा है, न्यूज़पेपर में अच्छा। मैंने पढ़ा है डिजाइन लिखा हुआ हिंदी में। तो मतलब न्यूज़पेपर में पढ़ा है? मतलब यदि आपको जी सर। अनुवाद करने को मिले प्रशासनिक अनुवाद, तो आप डिजाइन को डिजाइन लिख देंगे? अ, सर ये उस एक पैराग्राफ सेंटेंस के में आपको अकॉर्डिंग बोलता देखा हूँ, आप मुझे जाएगा। अनुवाद करके उसका बताइए दीपिका जी। जी डिजाइन सर। ऑफ द सेट प्रोजेक्ट was prepared
by the authorized agency. Design of the said project was prepared by the authorized agency. Design of the said project was prepared by the authorized agency. सर माफ कीजिए, परंतु इसके कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका मैं अनुवाद नहीं कर पा रही हूँ। एक अनुवादक के लिए प्रशासनिक अनुवाद करने की शब्द सीमा और समय सीमा कैसे निर्धारित की गई? एक सरकारी अनुवादक के लिए कुछ है आपको इसके बारे में आइडिया? अगर एक नहीं सर। सरकारी अनुवादक आप बनती हैं कल को, तो आपके लिए अनुवाद करने की समय सीमा और शब्द सीमा क्या रहेगी? मतलब ऐसा है ना कि अगर आपको एक लाइन का अनुवाद करना है तो कितने समय में आपको कर देना है? अगर आपको चयनित किया जाता है एक अनुवाद अधिकारी के पद पे, तो आपके लिए एक समय सीमा और शब्द सीमा तो होगी कि कितने समय में कितने शब्द आप अनुवाद कर पाए। या फिर एक वाक्य हमने आपको दे दिया तो ये हुआ कि चलिए पूरे दिन में सर शाम तक करके मैं दे दूंगी आपको अनुवाद। जी सर। सर इसकी शब्द सीमा और समय सीमा तो सर होगी ही, तो क्योंकि इससे पहले मैंने कहीं जॉब नहीं की है तो मुझे आइडिया नहीं है सर अच्छा। कि सर इसकी क्या शब्द सीमा और समय सीमा हो सकती है। लगभग 1800 शब्द प्रतिदिन के हिसाब से जो सामान्य प्रकृति के शब्द होते हैं, और 1350 शब्द जो तकनीकी प्रकृति के शब्द होते हैं, उनका उतना करना एक अनुवादक की जिम्मेदारी होती है एक दिन में, है ना? एक सरकारी अनुवादक के लिए शब्द सीमा निश्चित की गई। जी तो सर। आपने हिंदी साहित्य से अपना स्नातक और परास्नातक दोनों किया है दीपिका जी। हाँ जी सर। अगर मैं कहूँ कि किसी एक साहित्यकार के बारे में हमें बताएं, जो आपके पसंदीदा साहित्यकार हो, कोई कवि या लेखक, कहानीकार, निबंधकार, आलोचक। जी सर। सर मैं नाटककार मोहन राकेश के बारे में बताना चाहूंगी कि सर मोहन राकेश मेरे पसंदीदा नाटककार हैं। और सर मुझे समय समय पर नाटक देखना भी पसंद है। सर मैं मंडी हाउस में नाटक भी देखने जाती हूँ। और सर जितने भी मोहन ऐतिहासिक राकेश। नाटक लिखे गए हैं भारतीय साहित्य में, हिंदी साहित्यकारों और नाटककारों के द्वारा, अगर आपको मौका मिले कि आप उसमें से कोई एक कैरेक्टर डिपिक्ट करें, किस कैरेक्टर को आप डिपिक्ट करना चाहेंगे दीपिका जी? अ, सर आप ऐतिहासिक नाटक के बारे में जानना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो भी ऐतिहासिक नाटक लिखे गए हैं हमारे साहित्यकारों के द्वारा, हिंदी साहित्यकारों के द्वारा, जो आपने अपने बीए और एमए के सिलेबस में पढ़ा होगा, तो अगर आप इन ऐतिहासिक नाटकों में से आपको किसी एक कैरेक्टर को डिपिक्ट करने का मौका मिले, किस कैरेक्टर को आप डिपिक्ट करना चाहेंगे? सर ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है ध्रुव स्वामिनी। तो सर उसकी कैरेक्टर एक स्त्री पात्र है ध्रुव स्वामिनी। तो सर मैं उन्हीं का नाम लेना चाहूंगी। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श पे काफी कुछ लिखा गया है, जी सर। कुछ बताएंगे आप इसके बारे में? सर स्त्री विमर्श तो सर स्त्रियों के द्वारा भी लिखा गया है और पुरुषों के द्वारा भी लिखा गया है। सर उसके अंतर्गत पुष्पा मैत्री जी, अनामिका जी और सर और भी रचनाकार आते हैं। कुछ ऐसी और रचनाएं जो आप हमें फिलहाल बता अभी सकें, ये याद आ रहा है। कुछ ऐसी रचनाएं जो आप हमें बता सकें जो जिन्हें हम स्त्री विमर्श के क्षेत्र में हम मील का पत्थर कह सकते हैं? अ, सर माफ कीजिए, अभी याद नहीं आ रहा है इस बारे में।
ठीक है दीपिका जी, आप जा सकते धन्यवाद। ठीक है दीपिका जी, बढ़िया रहा आपका साक्षात्कार, बहुत अच्छा रहा। आप वापस अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि हम लोग कुछ फीडबैक कर लें। जी सर, धन्यवाद सर। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस मॉक इंटरव्यू को लेकर? पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। सर एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और कहीं ना कहीं से थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी सर। आते हुए प्रश्न भी मैं नहीं बोल पा रही थी सर, ऐसा मुझे लगा। ऐसा तो कोई शब्द आपसे नहीं पूछा गया था जिसका अनुवाद आप ना बता सके, जो मैंने पूछा था? जी सर। आसान शब्द थे उसमें, ऐसा कौन सा मुश्किल शब्द था जो आपको नहीं पता था? सर एजेंसी था, मैं उसका अनुवाद नहीं कर पा रही थी। ठीक है, नहीं कर पा रही थी तो कोई बात नहीं। आप देखिए, अनुवाद में भाषा के संप्रेषण की शक्ति होती है, होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, रेदर मैं कहूँ तो शक्ति के बजाय। ट्रांसलेशन शुड हैव द कैपेसिटी टू pursue or to pass on whatever we want to convey, है ना? वही अनुवाद होता है। अनुवाद में मतलब अ, अनुवाद में ऐसा हमें लगता है कि अनुवाद में बहुत सारी तकनीक होती हैं या बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, निश्चित तौर पे होते हैं। पर एक सबसे सरल सिद्धांत यह है कि अनुवाद का मतलब कि जिस भाषा में आप अनुवाद कर रहे हैं, उस भाषा में उस बात को जो दूसरी भाषा में कही गई है, आप सरल तरीके से किसी व्यक्ति को समझा सकते। अगर कोई व्यक्ति उस बात को उस भाषा में समझ जाता है तो आपका अनुवाद अंशतः सफल हो गया। अंशतः, मैं पूर्णतः नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से एक परिपाटी चल पड़ी है कि आजकल हम लोग सारे अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में मतलब अंग्रेजी शब्दों को ही हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं शब्दशः, जिसकी वजह से हम उसका हिंदी अर्थ जानने का कभी प्रयास ही नहीं करते, जबकि उनके हिंदी अर्थ शायद इतने मुश्किल नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं कि उनका हिंदी अर्थ याद करना बहुत मुश्किल है, अगर वो प्रचलन में होते तो वो भी हमारे जुबान पे होते, है ना? जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं विज्ञान, तो विज्ञान के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी भी बहुत सरल है, हिंदी शब्द भी उनके पर्याय बहुत सरल है, लेकिन चूंकि प्रचलन में इंग्लिश शब्द आ गए हैं तो हम लोग फिर उन्हीं को पढ़ते रहते हैं। और जैसे हम टिश्यू को टिश्यू कहते हैं, सेल को सेल कहते हैं, है ना? हिंदी बोलते वक्त भी हम लोग टिश्यू और सेल शब्द ही प्रयोग कर लेते हैं, जबकि कोशिका और उत्तक भी प्रयोग किया जा सकता है, और ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल शब्द नहीं। तो प्रयास करना है एक अनुवादक के तौर पे कि आपकी इस स्तर पे तो पकड़ जरूर हो, एक सामान्य व्यक्ति और एक आपके बीच में शब्दों के ज्ञान के स्तर में अंतर जरूर होना चाहिए, है ना? अगर एक सामान्य व्यक्ति के लिए डिजाइन डिजाइन है, एजेंसी एजेंसी है, पर अनुवादक के लिए तो हमेशा ये काम नहीं करेगा। तो ये क्योंकि आप विशिष्ट है तभी आप इस पद पे है ना, हर कोई तो अनुवादक नहीं बन जाता है। हाँ जी सर। हाँ, तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपको हमेशा हर एक जो अंग्रेजी के शब्द हैं जो प्रचलित हैं उनका आपको अनुवाद ही लिखना है, कि ट्रेन की जगह आप लौहपथ गामिनी लिख रही हैं, और है ना, इस तरीके से तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है ना? लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी नहीं कि आपको पता ही ना हो। ठीक है, आपसे अपेक्षा की जाती है क्योंकि आप भाषा कह सकते हैं कि आप भाषा की उस जो जिस कार्यालय में भी आप रहेंगी वहां पे आप भाषा के एम्बेसडर हैं। और जब भी किसी को भाषा से संबंध में कहीं कोई तकलीफ होगी, वो सीधा कहाँ पहुंचेंगे? मतलब देयर विल बी अ सिंगल डेस्टिनेशन फॉर देम, एंड दे विल रश टू यू, दे विल रीच टू यू। अरे दीपिका मैम, इसका हिंदी क्या हो गया, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो इंटरव्यू पैनल आपसे अपेक्षा करेगा। बाकी इसके अतिरिक्त जी ओवरऑल इट वाज गुड। आपने अच्छा बताया सारी चीजें, कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया था, कंटेंट थोड़ा कम लगा, ज्यादातर क्वेश्चंस के उत्तर आप नहीं दे पाई, लेकिन आप बहुत ज्यादा, आपके पास कंटेंट नहीं था पर आप कंटेंट थी। यू आर लुकिंग सो कंटेंट। कहीं आप ऐसा घबराहट आप कह रही है कि आपको लग रहा था, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप कहीं घबराई हुई पूरे इंटरव्यू के दौरान लगी। दिस इज समथिंग विच इज ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर द इंटरव्यू। ठीक है। अगर मुझे आपको आपके जो आपने अपने आप को प्रेजेंट करा इंटरव्यू के लिए, उसके आधार पे उसके बेसिस पे मार्किंग करनी हो, तो मैं आराम से आपको 53-54 नंबर
की मार्किंग मैं आपके लिए कर सकता हूँ, मतलब मैं अपने अनुभव के आधार पे वी कैन मार्क यू 53 54। कंटेंट के आधार पे थोड़ा सा आपका लो जा रहा है, रेदर जैसे आप कह रहे हैं कि आप जानते हुए भी नहीं बता पाए। और आप सोचिए कि जो सबसे सरलतम पार्ट है राजभाषा जो प्रावधान है 1963 और 1976 में ही आप घूम के रह गए, मतलब आप उसी में घूम के रह गए जिसपे हमने सबसे अधिक कार्य किया है। राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम ही आप क्लियर नहीं कर पाई, उसी में बहुत ज्यादा मतलब एक अस्पष्टता रह गई। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक है, एक बार जरूर आप इंटरव्यू में जाने से पहले राजभाषा नियम अधिनियम कनेक्ट करके पढ़ लीजिएगा राजभाषा अनुच्छेदों के साथ। ठीक है, ठीक है दीपिका जी, जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत हाँ जी सर। शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर।